अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ अफेक्टिव मैथ्स। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर लेते हैं इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल, तो फिर आपको एक टर्म नई सुनने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड अफेक्टिव मैथ्स। अफेक्टिव मैथ्स क्या है? द mass of an electron in the periodic potential of crystal is different from the free electron mass and is usually referred to as an effective mass। ठीक है, यानी कि आप जब mass of electron in periodic potential में लेंगे तो वो mass वो वैसा नहीं होता जैसे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का mass होता है जो आप लेते हैं 9.1 10⁻³ kg के इक्वल लेते हैं। ये वो मैस नहीं होता। यानी मतलब क्या है कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका मैस फ्री इलेक्ट्रॉन के मैस से डिफरेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द वेव। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करता है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम उसे उसके साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं, और जब भी हम वेव लेते हैं तो फिर हम वेव की वेलोसिटी v की बजाय ग्रुप वेलोसिटी लेते हैं vg। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? vg इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के। डी ओमेगा क्या है? इट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज़ द प्रोपेगेशन वेव वेक्टर। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि E इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा फॉर इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं। तो अब आप इसमें ये करें कि इसमें इक्वेशन 2 को इसमें यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। ये देखें कैसे किया। इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू एच कट डी ओमेगा। व्हाट इज़ डी ओमेगा? डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/h कट डी ई। ये डी ओमेगा की वैल्यू आप इस जगह पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 1/h कट डी ई बाई डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है डी ई बाय डी के पे। इसका थोड़ा सा आगे ग्राफ भी है, उसको पहले साथ में डिस्कस कर लें। मतलब क्या है कि जो v ग्रुप वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डी ई बाई डी के, डी ई बाई डी के यानी e का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k, उसके ऊपर v g की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इसके लिहाज से इसको इस इक्वेशन को माइंड में रखें। मैं आपको इसका एक साथ साथ हम डायग्राम पे डिस्कस करते जाएंगे। ये सिंपल आपका E और K का ग्राफ है जो आपने मैनी टाइम्स E के डायग्राम पढ़ी है, जिसमें हम देखते हैं इन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन E और K किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे E की वैल्यू क्या ली जाती है? E इज इक्वल्स टू एच कट स्केयर K स्केयर ओवर 2m। तो उस लिहाज से k की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ e की डिफरेंट वैल्यू प्लॉट करें तो हमें इस तरह की सूरत हाल फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में नज़र आती है। अच्छा, अब क्या है कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन द डी ई बाई डी के। डी ई बाई डी के का मतलब है कि अगर आप इस कर्व का स्लोप ले लें डिफरेंट पॉइंट्स पे तो वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू शो करेगा। ये सेकेंड डायग्राम में देखें, बी फिगर में यहाँ पे देखें ये वेलोसिटी और k के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ शुरू की k की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा? आपकी स्लोप जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे स्लोप भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट वेलोसिटी का ज़ीरो आ गया। ऐसा 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 क्या हो रहा है? जैसे जैसे k की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जा रही हैं वैसे वैसे डी ई बाई डी के इंक्रीज़ करेगा, और आपके पास ये सिचुएशन ये ऐसे आ गई। जब आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखें स्लोप या डी ई बाई डी के की वैल्यू मैक्सिमम है तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आहिस्ता उसके बाद देखें ये वैल्यूज़ आपकी स्लोप की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ की तरफ आ गई हैं, और जब आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँचेंगे इस पॉइंट पे तो आपका जो डी ई बाई डी के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो जाएगी।
यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो अब देखें रिड्यूस कर दी जाती है। जब बिल्कुल आपका ग्राफ जो है वो मैक्सिमा पे पहुँच जाता है तो स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ज़ीरो स्लोप के लिए आप ये पॉइंट देंगे। तो इस तरह ये आपका v और k का ग्राफ b जो है ये इस तरह से बनेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ k के लिए भी आपका सेम बिहेवियर आपको ऐसे ये शो करेगा। चलते हैं अपने वापस पॉइंट की तरफ। हम इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमने जो ग्राफ आ रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। अब फर्दर इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास डी वी जी बाई डी टी आ गया और इसको आप एक्सेलरेशन भी कहते हैं, वो आपने ए लिख लिया। और यहाँ पे जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी ई बाई डी के। आप इस इक्वेशन को डी के बाय डी के से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से डी थोड़ा सा रिप्लेसमेंट जो आप करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, डी के को आप इधर शिफ्ट कर दें। इधर जो आपने डी के से मल्टीप्लाई किया था उस डी के को इधर ले आएंगे और डी टी को इधर ले आएंगे। तो वो डी टी जब इधर आ जाएगा तो डी के बाई डी टी बन जाएगा और इधर से डी के इधर डी टी की बजाय शिफ्ट हो गया, ये बन गया डी बाई डी के। अब इससे क्या हुआ कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर और ये डी के बाई डी टी आ गया। अच्छा, इसको थोड़ी देर यहीं छोड़ते हैं। हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में P इज इक्वल्स टू एच कट के होता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एच कट डी के बाई डी टी। अब यहाँ से डी के बाई डी टी की वैल्यू लिखें, वो क्या बनेगी, 1/h का डी पी बाई डी टी। वो वैल्यू आप इस डी के बाई डी टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसे, यानी ये डी के बाई डी टी की बजाय आ जाएगा 1/h कट। वो h कट इस h कट के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/h कट स्क्वायर बन गया और यहाँ पे आ गया डी पी बाई डी टी। ठीक है जी। अगर हम डी पी बाई डी टी को एम ए लिख दें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और m के साथ हम स्टैक लगा दें जिसको हम अफेक्टिव मैस इस वक्त कहेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। दोनों साइड से a जो है उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो m स्टैक की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन आप उसको खुद लिख लें, m स्टैक की वैल्यू बनेगी m स्टैक इज इक्वल्स टू h कट स्क्वायर ओवर डी टू ई बाई डी के स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि m स्टैक जो है वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर पे एम स्टैक जो है यानी इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इस पे डिपेंड करेगा। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m स्टैक ले लें तो इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि एम स्टैक एनर्जी के साथ जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। अगर हम इस रिलेशनशिप से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वही जो ए ग्राफ आपको दिखाया था ई और ए के स्क्वायर के साथ जो वो ग्राफ बना था वो ग्राफ जो है वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही वो बात करें, द वेरिएशन ऑफ ई विथ के इज शोन इन द फिगर यूजिंग द टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ ई विथ के फ्रॉम द फिगर ए। फिगर ए में है और फिगर बी में आपने वी और के को प्लॉट किया यानी वेलोसिटी और के को प्लॉट किया। एट द अब इससे हम थोड़ा सा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बताते हैं। एट द बॉटम ऑफ एनर्जी बैंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। जो आपका वेलोसिटी का ग्राफ था बी, उसमें आपने देखा कि जब बिल्कुल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उसमें वेलोसिटी भी उस वक़्त ज़ीरो है। तो उसका मतलब जब आप एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो पे हैं तो मतलब आप बॉटम ऑफ द एनर्जी बैंड पे हैं। तो एनर्जी बैंड के बॉटम पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है और वैल्यू ऑफ के जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करती है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के पे हो जाती है जिसको आप के नॉट का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ई के कर्व। बियॉन्ड दिस पॉइंट द वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड अटेन्स ज़ीरो एट के इज इक्वल्स टू पाई बाई ए। और उसके बाद जब आप देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से थोड़ा आगे जाएं तो वेलोसिटी अगेन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे वो दोबारा से ज़ीरो हो जाती है
और वो पॉइंट जो है एनर्जी के लिहाज से वो टॉप ऑफ द बैंड है, यानी टॉप ऑफ द बैंड पे वेलोसिटी अगेन ज़ीरो हो जाती है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर आप सोचें कि वो एक डी ब्रॉगली वेव है, तो वेव जब प्रोपगेट करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जब वो पाई बाय ए पे पहुंचती है तो मतलब उसको आगे से रिफ्लेक्शन मिल रही है, उसको रिफ्लेक्शन का सामना है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट किससे होती है? वो पोटेंशियल बैरियर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वेव जब पोटेंशियल बैरियर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो दूसरी साइड पे यानी ऑपोजिट साइड पे मोमेंटम गेन करेगी। तो जो वेव जो प्रोपगेट कर रही है उसका मोमेंटम और रिफ्लेक्शन की सूरत में जो मोमेंटम है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और वहाँ पे जाके टोटल वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर एग्जिबिट अ सिमिलर बिहेवियर, दस अ feature which is altogether different from the behavior of free electron is observed। यानी जब periodic potential में आपको इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा अगर वो फ्री होता उससे। ठीक है जी, फ्री में तो वो नेगेटिव मोमेंटम गेन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे वो पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से जो बैरियर है उसकी वजह से वो नेगेटिव मोमेंटम जो है वो गेन कर लेता है। सेम इसी तरह अगर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव मोमेंटम गेन कर, नेगेटिव मोमेंटम उसका हो जाएगा तो सेम इसी तरह उसका मैस जो है वो भी नेगेटिव होगा। और नॉर्मली हमें नेगेटिव मैस की हम सोचते हैं कि मैस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल में मूव करता है और वो भी पीरियोडिक पोटेंशियल में जब मूव करता है तो उसका मैस भी नेगेटिव हो जाता है। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से उसको शो किया जा रहा है। द इफेक्टिव मैस इज रिप्रेजेंटेड एट द फंक्शन ऑफ के। अब इफेक्टिव मैस को आप सी फिगर में शो कर रहे हैं फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ ई के कर्व d2e by dk square is positive, so m stack is positive। अब ये देखेंगे किसको कैसे हमने देखा है कि ये जो कर्व आपको मिला है ये de by dk से मिला है। तो ये अब हमने m और k, m stack और k का ग्राफ बनाना है तो ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको d2e by dk square से मिलेगा। d2e by dk square पे इसकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। तो जब आप m की वैल्यू d2e by dk square से लेते हैं तो इस तरह का कुछ आपको फिगर मिलेगी। ये देखें यहाँ से मैस जो है इलेक्ट्रॉन का मैस देखें k की वैल्यूज़ के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज़ किया है, और इस पोर्शन में मैस जो है वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। ये वो पॉइंट कौन सा है? ये k नॉट है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, ये देखें इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले पहले तक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस जो है वो पॉजिटिव है, जबकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो नेगेटिव है। तो ये इस सारी इक्वेशन और ग्राफ से आपको ये चीज़ जो है वो पता चलेगी। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपने ये देखिए यहाँ पे भी है ये physically that is in the upper half of the band the electron behaves as having negative mass or as behaving like particles with positive charge। Suppose an electron starts at k is equals to 0। हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट लिया जब k की वैल्यू 0 थी और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से आपको पता है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज करती है और उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। When an electric field is applied, the wave vector increases linearly with time। वेव वेक्टर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? उसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ उसका वेव वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी वेव वेक्टर जब इंक्रीज कर रहा है तो उसका मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द फील्ड बियॉन्ड दिस मैक्सिमम वेलोसिटी the same field produces a decrease in the velocity।
ठीक है, ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी शुरू में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन की, मतलब मोमेंटम गेन किया और यहाँ पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद उसी फील्ड के असर में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और ये वेलोसिटी जो है उसकी डिक्रीज़ क्यों कर रही है, उसकी वेलोसिटी उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से डिक्रीज़ कर रही है जो आगे जिसका उसे सामना है। The same field produces a decrease in the velocity, that is the mass must become negative in the upper part of the band। और उससे क्या होता है कि आपका जो मैस है, जब कोई फोर्स आप अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती बल्कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, तो इट मीन्स कि मैस जो है वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा होता है। अब यहाँ पे बाउंड्री पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे में फोर्स तो एक्ट कर रही है, ठीक है, उसको के की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन फिर क्या चीज़ उसमें डिक्रीज़ करेगी, उसमें फिर मैस डिक्रीज़ करेगा, और वो मैस जो है वो उस वक़्त नेगेटिवली बिहेव करेगा, यानी मैस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और यही नेगेटिव मैस का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है आपका लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।